हाय दोस्तों, मैं रवि। आज के इस यूट्यूब चैनल बुद्धा कोचिंग क्लासेस पर आप सबका स्वागत करते हैं। तो आज हम सब कार्बन 14 के बारे में पढ़ेंगे। कार्बन डेटिंग क्या है, कार्बन 14 क्या होता है, रेडियो कार्बन 14 का निर्धारण कैसे किया जाता है, इसके बारे में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। तो आप लोग बने रहिए इस यूट्यूब चैनल पर और लाइक और सब्सक्राइब करना, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए आज हम कार्बन 14 के बारे में पढ़ेंगे। कार्बन 14 को जानने से पहले हम कार्बन के बारे में जानेंगे कि कार्बन क्या है। तो कार्बन एक प्रकार का जो है परमाणु है जिसका परमाणु क्रमांक 6 होता है और द्रव्यमान संख्या 14 तक होता है। कार्बन जो होता है 4 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, इसलिए इसे हम उपधातु के श्रेणी में भी रख सकते हैं। कार्बन जो है, कार्बन के 3 समस्थानिक होते हैं, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। कौन कौन होते हैं? तो कार्बन के समस्थानिक, कार्बन के समस्थानिक आइसोटॉप ऑफ कार्बन। कार्बन के समस्थानिक, कार्बन के 3 समस्थानिक होते हैं। इसके कितने समस्थानिक होते हैं? 3 समस्थानिक होते हैं। एक कार्बन 12 और एक होता है कार्बन 13 और एक होता है कार्बन 14। इन तीनों समस्थानिकों में ये जो 2 समस्थानिक होते हैं या दोनों समस्थानिक जो होते हैं अस्थाई समस्थानिक होते हैं। अस्थाई समस्थानिक होते हैं, स्टेबल आइसोटॉप होते हैं। और केवल ये जो होता है अस्थाई होता है, अस्थाई समस्थानिक, अस्थाई समस्थानिक होता है। जो अस्थाई समस्थानिक होते हैं वो रेडियोधर्मी होते हैं। तो कार्बन 14 जो होता है रेडियोधर्मी होता है, ये जो होता है रेडियोएक्टिव समस्थानिक हो जाएगा। ये रेडियोएक्टिव समस्थानिक। अब इसी रेडियोएक्टिव समस्थानिक का हम अध्ययन करेंगे। इस पॉइंट में जो हम पॉइंट लाए हैं आप लोग को अध्ययन कराने के लिए, रेडियो कार्बन 14 का निर्धारण। कहीं कहीं पर कार्बन 14 को ऐसे इनके समस्थानिकों को ऐसे भी लिखा जाता है। इसको कार्बन 12 भी लिख दिया जाता है, इसको कार्बन 13 भी लिख दिया जाता है और इसको कार्बन 14 भी लिख दिया जाता है। तो यही कार्बन 14, इसी कार्बन 14 का हम निर्धारण करेंगे, कार्बन डेटिंग के बारे में जानेंगे। तो सभी वस्तुओं में, जितने भी वस्तुएं होते हैं, सभी वस्तुओं में, सभी सजीव वस्तुओं में एक रेडियोधर्मी कार्बन होता है। उस रेडियोधर्मी कार्बन को हम कार्बन 14 कहते हैं। और कार्बन 14 के बारे में सबसे पहले 1940 में बिलार्ड फ्रैंक लिब्बी ने अध्ययन किया था और अध्ययन करके बताया था कि कार्बन 14 जो होता है रेडियोएक्टिव होता है। जो कार्बन के जो 3 आइसोटॉप होते हैं, तीनों आइसोटॉपों में जो कार्बन 14 होता है वो रेडियोएक्टिव होता है। तो रेडियोएक्टिव होने के कारण ही इसका हम व्यापक पैमाने पर प्रयोग करते हैं। प्राचीन वस्तुओं का आयुकाल ज्ञात करने के लिए प्रयोग करते हैं, नवीन वस्तुओं का आयुकाल ज्ञात करने के लिए प्रयोग करते हैं, मरे हुए जीव जंतुओं, पेड़ पौधे के जीवन काल की भी जानकारी हम जो है कार्बन 14 से करते हैं, कार्बन 14 से। तो कार्बन 14 के बारे में हम थोड़ा सा जानकारी आपको इसमें चलिए तो कार्बन डेटिंग के बारे में पढ़ेंगे।
कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग का विकास जो है, इसका जो है विकास सन 1940 में हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? तो एक साइंटिस्ट थे, जिनका नाम था बिलार्ड फ्रैंक लिब्बी। आप इनका नाम सुने होंगे। इनको जो है कार्बन 14 के अध्ययन का जो है बहुत सराहना किया गया। जब कार्बन 14 का ये अध्ययन करके जो व्यापक पैमाने पर इसका प्रयोग किया गया, तो इनके व्यापक पैमाने पर प्रयोग किए जाने के कारण, अर्थात इनका जो है जीवन काल किसी प्राचीन वस्तु को ज्ञान करने के लिए इनके किए गए आविष्कारों को जो है सराहनीय करते हुए 1960 में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसको? तो बिलार्ड फ्रैंक लिब्बी को। इसने बताया था कि जितनी भी सजीव वस्तुएं होती हैं, सभी सजीव वस्तुओं में एक रेडियोधर्मी कार्बन होता है, और रेडियोधर्मी कार्बन के साथ साथ जो होता है एक अस्थायी भी कार्बन होता है, जो कार्बन 12 होता है। सभी वस्तुओं में, जितनी भी वस्तुएं होती हैं, सभी वस्तुओं में समान रूप से कार्बन 12 वे कार्बन 14 पाए जाते हैं। कौन कौन? कार्बन 12 और कार्बन 14 पाए जाते हैं। ये इनके द्वारा बताया गया थ्योरी था, एक वाक्य था, सेंटेंस था। और इसने यह भी बताया था कि जो वस्तुएं प्राचीन होती है उनमें कार्बन 14 की मात्रा कम होती है। अर्थात जिन वस्तुओं से प्राचीन वस्तु और नवीन वस्तु, प्राचीन वस्तु क्या है? तो जितने भी वस्तुएं होती है, जितने भी सजीव वस्तुएं होती है, सब में कार्बन 14 होता है। अब जब वस्तु निष्प्राण हो जाती है, जब वस्तु मर जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उस वस्तु से कार्बन 14 जो होता है एक निश्चित दर पर ह्रास होता रहता है, उसमें से निकलता रहता है। अभी मैं बताया हूं कि सभी सजीव वस्तुओं में, जैसे पेड़ पौधे, मनुष्य, इन सभी सजीव वस्तुओं में कार्बन 14 उपस्थित होता है। कार्बन 14 के साथ साथ जो होता है कार्बन 12 भी उपस्थित होता है। लेकिन जब वस्तु निष्प्राण हो जाती है, जब वस्तु मर जाती है, तो उसमें कार्बन 12 जो होता है यथावत स्थिर रहता है, कांस्टेंट रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन जो कार्बन 14 होता है, कार्बन 14 का जो है एक निश्चित दर पर उससे ह्रास होता रहता है, वो निकलता रहता है। तो कार्बन 14 का जब निश्चित रूप से ह्रास होता है, तो उस ह्रास की जो मात्रा होती है, ध्यान दीजिएगा, कार्बन 14 का जो निश्चित मात्रा होती है, उस निश्चित मात्रा से वो जितनी मात्रा में ह्रास होती है, उस ह्रास का जो है हम मात्रा, उस ह्रास की मात्रा का अध्ययन करें, जिस माध्यम से अध्ययन करते हैं, जिस तरीके से अध्ययन करके हम उसकी आयु को जो है ज्ञात करते हैं। तो इसका मतलब यह है कि कार्बन 14 की जो मात्रा होती है, जिस वस्तु से निश्चित दर से निकलती है, उस ह्रास मात्रा को जिसमें अध्ययन किया जाता है, जिस तरीके से अध्ययन किया जाता है, उसी को हम क्या करते हैं, रेडियो कार्बन 14 का निर्धारण करते हैं, कार्बन डेटिंग करते हैं। तो कार्बन डेटिंग में हम इसमें जानेंगे कि जो वस्तु प्राचीन वस्तु का मतलब जिन वस्तुओं से कार्बन 14 की
मात्रा अत्यधिक ह्रास हो, अत्यधिक ह्रास हो या कार्बन 14 कम हो, या कार्बन 14 कम मात्रा में हो, कम हो, तो वह वस्तु कैसी होती है? प्राचीन होती है। और जिन वस्तुओं में जिन वस्तुओं में कार्बन 14 की मात्रा कम हो अर्थात कम ह्रास हो, तो वह वस्तु जो है कम ह्रास हुई हो, तो वह वस्तु क्या होगी? नवीन होगी। अच्छा, जिन वस्तुओं कार्बन जो होता है, कार्बन की जो मात्रा होती है, जब वो वस्तु जीवित होती है तो वायुमंडल से कार्बन को एब्जॉर्ब करती है, अवशोषित करती है। लेकिन जब वो वस्तु निष्प्राण हो जाती है तो कार्बन का अवशोषण करना बंद कर देती है, अब वह कार्बन उत्सर्जन करना स्टार्ट कर देती है। तो जब कार्बन जीवित होती है तो उस समय जो होता है कार्बन 12 और 14 निश्चित मात्रा में समान रूप से अपने अंदर एब्जॉर्ब की रहती है। लेकिन जब वो वस्तु निष्प्राण हो जाती है, मर जाती है, डेथ हो जाता है उस वस्तु का, तो उस वस्तु में कार्बन 12 यथावत स्थिर होता है और कार्बन जो 14 होता है एक निश्चित दर पर ह्रास होता रहता है। उस वस्तु से कार्बन 14 निकलता रहता है। तो जो कार्बन 14 उस वस्तु से निकलता है, तो निकलने के कारण कार्बन 14 की मात्रा में उस वस्तु में ह्रास हो जाती है। तो उस ह्रास को हम माप कर उस वस्तु का हम जीवन काल ज्ञात करते हैं, वो कितने वर्ष पुरानी है या कितने वर्ष नवीन है। तो ये प्रक्रिया जो होती है रेडियो कार्बन 14 का निर्धारण कहलाता है, जिसे कार्बन डेटिंग करते हैं। इसका आधा जीवन काल जो होता है, कार्बन 14 का आधा जीवन काल जो होता है 5568 वर्ष तक होता है। 5568 वर्ष तक जो होता है कार्बन 14 का आधा जीवन, माने अर्ध आयु काल जो होता है, अर्ध इसका आयु जो होती है कितना होता है? 5568 वर्ष तक होता है। अब कार्बन 14 से जो है इनसे ये इसका जो है कार्बन 14 से अधिकतम जो होता है, कार्बन 14 से अधिकतम जो है 50,000 वर्षों तक की पुरानी वस्तुओं का जीवन काल ज्ञात किया जा सकता है। जीवन काल ज्ञात किया जा सकता है। अब 50,000 वर्ष पुरानी जो वस्तु होगी उसका जीवन काल हम कार्बन 14 से कार्बन डेटिंग करा कर, कार्बन डेटिंग या कार्बन 14 से हम क्या कर सकते हैं? उसका जीवन काल ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन यदि वस्तु जो है 50,000 वर्ष से भी पुरानी हो तो उसके लिए आपको जो है यूरेनियम डेटिंग का जो है प्रयोग करना पड़ेगा, अर्थात यूरेनियम डेटिंग कराना पड़ेगा। अब यूरेनियम डेटिंग क्या है? तो यूरेनियम डेटिंग को पढ़ने के लिए हम अगले वीडियो के लिए तैयार रहेंगे। यदि आप लाइक कमेंट करेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि वीडियो अच्छी है कि नहीं है। यदि अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यदि अच्छा लगेगा तो कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो अच्छी है कि कैसी है। यदि अच्छी लगी तो हम यूरेनियम डेटिंग के भी बारे में आपको अध्ययन कराएंगे।